नेक्स्ट है, अगर मेरे पास दो प्लेन्स गिवन हो, उसके बीच में हम एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये मेरे पास है प्लेन 1 और ये मेरे पास हो गया प्लेन 2, दोनों के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। तो अब जो प्लेन है, प्लेन की डेफिनेशन क्या है, मतलब कि प्लेन को हमने कैसे समझा हुआ है। एक पॉइंट अगर मेरे पास गिवन हो और मेरे पास एक नॉर्मल वेक्टर गिवन है तो मैं एक प्लेन बना सकता हूँ। ये होगी मेरे पास उस प्लेन की डेफिनेशन, मतलब कि हम प्लेन को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। तो मेरे पास गिवन इन्फॉर्मेशन एक प्लेन के बारे में क्या होगी, एक पॉइंट और एक नॉर्मल वेक्टर। पॉइंट से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो एंगल है वो जो ट्रांसलेट हो सकता है वो पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता। अगर मैं नॉर्मल वेक्टर के साथ खेल लूँ तो फिर मैं एंगल फाइंड आउट कर सकता हूँ बिटवीन प्लेन्स। अब हम क्या करेंगे, ये मेरे पास दो प्लेन्स हैं, दो प्लेन्स जब इंटरसेक्ट करते हैं तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होता, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होता है। मतलब कि मेरे पास ये दो प्लेन्स हैं, ये एक लाइन पर इंटरसेक्ट करेंगे और इसी लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अब मुझे दो प्लेन्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे, इस प्लेन का मुझे नॉर्मल वेक्टर पता होगा, मान लेते हैं n2। P1 प्लेन 1 का मुझे नॉर्मल वेक्टर पता होगा, मान लेते हैं n1। अब मैं क्या कह सकता हूँ कि मैं n1 वेक्टर और n2 वेक्टर, अगर मैं इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड आउट कर लूँ तो मैं इन दोनों प्लेन्स के बीच में भी एंगल फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे, ये मेरे पास हो गया P2, ये P1। अभी मैं प्लेन्स को लाइन से डिनोट कर रहा हूँ, इसका नॉर्मल वेक्टर ये और इसका नॉर्मल वेक्टर ये, 90 डिग्री 90 डिग्री। अगर इनके बीच का एंगल थीटा है तो ये वाला जो एंगल होगा वो 180 माइनस थीटा होगा। मतलब कि अगर मैं इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट कर लूँ वो मेरे पास अल्फ़ा आ जाता है। तो अल्फ़ा में 180 माइनस अल्फ़ा जो मेरे पास होगा वो इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल होगा। तो बस यही मेथड होगा कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे एंगल बिटवीन प्लेन्स। तो एंगल बिटवीन प्लेन्स को फाइंड आउट करने के लिए हम उनके नॉर्मल वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करेंगे, उसमें से 180 माइनस कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा एंगल बिटवीन प्लेन्स। कैसे करेंगे देखते हैं। P1 का नॉर्मल वेक्टर n1, P2 का नॉर्मल वेक्टर n2। ठीक है, इन दोनों के बीच के हम एंगल कैसे लिखेंगे, कॉस, मान लेते हैं एंगल अल्फा है, n1 और n2 दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाय उनके मैग्नीट्यूड्स। तो इस तरह से हम दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब मुझे क्या कहते हैं, इनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है प्लेन्स के बीच में। तो कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है। तो इसी तरह से कॉस ऑफ 180 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस n1 डॉट n2 डिवाइड बाय ये। और ये 180 माइनस अल्फ़ा जो है वो प्लेन्स के बीच का एंगल है, क्योंकि जो नॉर्मल्स के बीच का एंगल होगा उसको अगर मैं 180 माइनस अल्फ़ा कर दूँ तो प्लेन्स के बीच का एंगल पता चल जाएगा। तो जो भी प्लेन्स के बीच का एंगल होगा उसका कॉस, उसकी वैल्यू मेरे पास आ गई, मतलब मेरे पास वो एंगल आ गया। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं एंगल बिटवीन प्लेन्स। मेथड क्या है, उनके बीच का नॉर्मल का एंगल फाइंड आउट कर लो और 180 माइनस कर दो। तो बस ये था। नेक्स्ट चलते हैं। तो अब नेक्स्ट आता है एंगल बिटवीन लाइंस और प्लेन्स। अगर मेरे पास एक लाइन गिवन है और एक प्लेन गिवन है तो फिर मैं इनके बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट करूँगा। सेम मेथड हम यूज़ करेंगे। हम प्लेन के बारे में क्या जानते हैं, प्लेन के बारे में मुझे एक पॉइंट पता है और एक नॉर्मल वेक्टर पता है। लाइन के बारे में हमें एक पैरेलल वेक्टर पता है, अगर मेरे पास ये लाइन है तो इसका पैरेलल वेक्टर मुझे b पता है और एक पोजीशन वेक्टर a जिस पॉइंट से वो पास कर रहे हैं। तो ये लाइन के बारे में हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है और ये प्लेन के बारे में। इनमें यूज़फुल चीज़ क्या है, अगर मैं इस पैरेलल वेक्टर और इस नॉर्मल वेक्टर दोनों को यूज़ करूँ तो मैं इस लाइन और प्लेन के बीच में एंगल फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे, मैं लाइन के जगह अगर इसके पैरेलल वेक्टर का यूज़ करूँ तो एंगल पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना एंगल ही थीटा इसके साथ बना रहा होगा तो इसके पैरेलल वेक्टर b के साथ भी उतना ही एंगल बनेगा। नेक्स्ट, ये मेरे पास होगी लाइन, उसके जगह मैं पैरेलल वेक्टर का यूज़ करूँगा। अब क्या करना होगा, ये जो मेरे पास प्लेन है, मान लेते हैं प्लेन के साथ एंगल थीटा बना रहे हैं। ये मेरे पास हो गया नॉर्मल, ये 90 डिग्री। तो ये मेरे पास हो गया थीटा और ये
90 डिग्री, तो फिर जो मेरे पास ये वाला एंगल आएगा लाइन और नॉर्मल वेक्टर के बीच का, वो हो गया मेरे पास 90 माइनस थीटा। अगर मैं इस 90 माइनस थीटा एंगल को फाइंड आउट कर लूँ तो मैं थीटा को भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। मतलब कि अगर मैं इस लाइन और नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट कर लूँ तो इसका मतलब ये होगा कि हमने लाइन और प्लेन के बीच में एंगल फाइंड आउट अपने आप कर लिया है। हम क्या करेंगे, जो एंगल है उसमें 90 माइनस करके मेरे पास थीटा एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हम फाइंड आउट करेंगे पहले पैरेलल वेक्टर बी और नॉर्मल वेक्टर इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। अज्यूम करते हैं वो एंगल अल्फा आ गया। अब अल्फा यहाँ पर क्या है, ये 90 माइनस थीटा वाला एंगल, मतलब कि अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। मुझे थीटा एंगल फाइंड आउट करना है, वही एंगल है प्लेन और लाइन के बीच का एंगल, तो थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आया, हम क्या करेंगे, नॉर्मल वेक्टर और पैरेलल वेक्टर इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करेंगे। फिर अज्यूम कर लेते हैं वो एंगल अल्फा आया, तो फिर अल्फा जो मेरे पास एंगल आया उसके जगह हम 90 माइनस अल्फा, वो हमारे पास आंसर होगा। अल्फा हमें पता चल गया अल्फा की वैल्यू, तो 90 माइनस अल्फा हमारे पास एंगल बिटवीन प्लेन और लाइन होगा। तो ये मेथड है। नेक्स्ट चलते हैं, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी एंड पैरेललिज्म ऑफ टू प्लेन्स। अगर मेरे पास दो प्लेन है, क्या कंडीशन है वो पैरेलल हो गया और क्या कंडीशन है वो परपेंडिकुलर हो गया। सो स्टार्ट करते हैं। एंगल बिटवीन, अगर दो प्लेन्स पैरेलल है, मान लेते हैं प्लेन 1 है और ये प्लेन 2 है, प्लेन 1 और प्लेन 2, अगर ये दोनों प्लेन्स पैरेलल है तो फिर क्या होगा कि अब मान लेते हैं कि जो प्लेन 1 है उसकी इक्वेशन x ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 है। अज्यूम करते हैं फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन है। फिर सेकंड प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, अगर मेरे पास दो प्लेन्स पैरेलल है, P1 और P2 दोनों प्लेन्स एक दूसरे के पैरेलल है, और P1 की इक्वेशन मुझे पता है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो फिर जो सेकेंड प्लेन होगा उसकी इक्वेशन भी ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस यहाँ पर डी के जगह कोई और कांस्टेंट होगा, एज्यूम कर लेते हैं e इज इक्वल टू 0। तो मतलब कि स्टार्टिंग वाला पोर्शन सेम रहेगा, बस ये जो कांस्टेंट टर्म है वो चेंज होकर दूसरी हो जाएगी। तो बस यही था कि अगर दो प्लेन्स पैरेलल है तो स्टार्टिंग टर्म सेम रहेगा और लास्ट टर्म चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं कि अगर दो प्लेन्स परपेंडिकुलर हो गए तो क्या होगा। अगर दो प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब है कि उनके नॉर्मल वेक्टर को भी परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। मतलब कि अगर मेरे पास ये प्लेन है और ये प्लेन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो मतलब कि 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, तो इनके नॉर्मल वेक्टर के बीच में भी एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बना रहे हैं तो इसका मीनिंग है दोनों का डॉट प्रोडक्ट को 0 होना पड़ेगा। तो मान लेते हैं मेरे पास P1 वेक्टर और P2 वेक्टर, इसका नॉर्मल वेक्टर जो है N1 और ये N2, मतलब कि अगर ये दोनों 90 डिग्री बना रहे, राइट एंगल बना रहे, तो इन दोनों को भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। तो रिजल्ट मेरे पास निकल के आया है कि N1 डॉट N2 इसको 0 होना पड़ेगा। तो ये मेरे पास आ गया कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू प्लेन्स। पैरेललिज्म के लिए क्या था कि अगर मेरे पास एक इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी है, तो दूसरी इक्वेशन को क्या होना पड़ेगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस ई इज इक्वल टू 0 के बराबर होना पड़ेगा। तो ये था कि एंगल बिटवीन लाइन और प्लेन कैसे करें और कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी एंड पैरेललिज्म ऑफ टू प्लेन्स। नेक्स्ट चलते हैं